हेलो स्टूडेंट्स, वासुदेवा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर अपनी ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही थी उनमें लास्ट वीडियो आपने देख लिया होगा। उसमें हम बात कर रहे थे वायुदाब पेटी और दाब प्रवणता की। ये जो वायुदाब पेटियां हैं और जो दाब प्रवणता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये वायुदाब पेटियां कौन कौन सी है, इन वायुदाब पेटियों के प्रभाव क्या है। तो इनके प्रभाव की अगर बात करें तो इनका सबसे बड़ा जो मौसमी प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है धरातल पर पवनों का संचलन। हमारे इस पृथ्वी तल पर जो पवनें चलती हैं, इन पवनों की उत्पत्ति के पीछे बड़ा जो कारण है वो होता है वायुदाब। इस वायुदाब के कारण ही क्षैतिज रूप से धरातल के ऊपर पवनें चलती है। अब बात करते हैं इन पवनों की कि ये जो पवनें होती है ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी पवनें होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पवन। पवन की बात करें तो पवन कहेंगे किसे, तो पवन किसे कहेंगे, तो इसका सामान्य सा अगर अर्थ लगाना चाहे तो ये लगा सकते हैं कि धरातल पर वायु का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। पवन कहलाता है यानी वायुदाब में भिन्नता के कारण, दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता में भिन्नता के कारण वायु का जो क्षैतिज प्रवाह होता है धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, उसी को हम नाम दे देते हैं पवने। लेकिन ये पवने जो है ना, इनमें बहुत ज्यादा विविधता होती है। कभी हम देखते हैं तीव्र गति से पवने चलती है, कभी धीमी गति से चलती है, कभी अंधड़ आता है, तूफान आता है, कभी वायु शांत हो जाती है, पवनों का प्रवाह होता ही नहीं है। तो ऐसे में ये जो पवने हैं ना, इन पवनों को उत्पत्ति, प्रवाह एवं प्रभाव क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो मूल रूप से इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इन पवनों के तीन मूल प्रकार होते हैं। ये तीन प्रकार की पवनें कौन कौन सी होती है, बात करते हैं उनकी। पहली जो पवन होती है उसे नाम दिया जाता है स्थायी, सनातनी, प्रचलित, ग्रहीय या भूमंडलीय पवन। भूमंडलीय पवन हमारी इस पृथ्वी तल पर चलने वाली पवनों में पहली जो पवन आती है वो है स्थायी पवन, सनातनी पवन, प्रचलित, ग्रहीय या भूमंडलीय पवन, कई नामों से जाना जाता है। सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पवन। कंपटीशन की बात करें तो चाहे वो थर्ड ग्रेड रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड का कॉमन जो पेपर होता है और जो एसएस पेपर होता है सब्जेक्ट का, उसमें इनका समान महत्व है। इसके साथ साथ जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत भी पवनों का विशेष महत्व है। ये पवन जो टॉपिक है इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है ये इन्हें स्थायी या सनातनी या प्रचलित पवनों से होता है। इसके साथ साथ चाहे 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी हो, सेमेस्टर थर्ड हो या एमए प्रीवियस और फाइनल हो, उनमें भी इसको समान रूप से शामिल किया जाता है। तो बात करते हैं स्थायी, सनातनी या प्रचलित पवनें कौन सी होती है। ऐसी कोई पवन, ऐसी पवन जो वर्ष भर, पूरे वर्ष यानी साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उन पवनों को नाम दिया जाता है स्थायी, सनातनी, प्रचलित या ग्रहीय या भूमंडलीय पवन। इन पवनों के ऊपर ऋतु परिवर्तन का
या दिन और रात का या मौसम परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये पौने साल भर एक ही दिशा में चलती है। अब ये पौने होती कौन कौन सी है उनकी अगर बात करें तो इसके अंतर्गत मूल रूप से 3 पवनों को शामिल किया जाता है। एक आता है व्यापारिक पवन, दूसरी आती है पछुआ पवन, तीसरी आती है ध्रुवीय पवन। मूल रूप से ये 3 पवने हैं जो स्थायी सनातनी प्रचलित या ग्रहीय पवनों के अंतर्गत रखी जाती है। लेकिन आजकल एक पवन और रखी जाती है, नंबर 4 उसको दे सकते हैं, और वो है विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय पछुआ पवन, पछुआ पवन। ये भी इन्हीं स्थायी सनातनी या प्रचलित पवनों में शामिल की जाती है फ्लोन महोदय के अनुसार। फ्लोन तो पहला जो पवनों का प्रकार है वो स्थायी सनातनी या प्रचलित पवने हैं। मूल रूप से इसके ये 3-4 प्रकार होते हैं, एक एक की बात करेंगे। उससे पहले दूसरी प्रकार की जो पवने हैं उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी होती है। तो दूसरा जो प्रकार होता है वो पवनों का वो होता है मौसमी या सामयिक पवने, मौसमी या सामयिक पवने। ऐसी कोई पवन जो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार या दिन और रात के समय अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उन्हें मौसमी या सामयिक पवन कहते हैं। समय के साथ जो अपनी दिशा बदल लेती है, दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो जाती है, विपरीत हो जाती है, उन्हें मौसमी या सामयिक पवन कहा जाता है। ये पवनें कौन कौन सी होती है, तो इनमें एक आता है मानसूनी पवन, जिनसे आप लोग ज्यादा परिचित होंगे, विशेष रूप से राजस्थान के लोग, क्योंकि विशेष महत्व होता है इन मानसूनी पवनों का। ग्रीष्म ऋतु के बाद जो वर्षा होती है भारत में, राजस्थान में, उसके पीछे का मूल कारण होता है ये मानसूनी पवने। और जो पवने होती है वो आता है जल एवं स्थल समीर, घाटी एवं पर्वत समीर, घाटी एवं पर्वत समीर। अगर राजस्थान के लोगों की बात करें तो राजस्थान के लोग इन 2 पवनों से परिचित नहीं है, क्योंकि ये उन क्षेत्रों में चलती है, जल और स्थल समीर वहां चलती है जहां पास में समुद्र हो, महासागर हो, समुद्री क्षेत्र हो, तो वहां के लोग इन पवनों को महसूस कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिणी भारत के लोग जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं वो इन पवनों को प्रतिदिन महसूस करते हैं कि दिन के समय इनकी दिशा अलग और रात के समय इनकी दिशा अलग होती है। ऐसे ही घाटी और पर्वत समीर जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में चलती है। पर्वतीय लोग, हिमालय पर्वतीय लोग इन पवनों को महसूस कर सकते हैं, हम राजस्थान के लोग यहाँ इनको नहीं देख सकते, महसूस कर सकते। इनकी चर्चा करेंगे आगे कि मूल विशेषताएं क्या होती है, कब चलती है, किस दिशा में चलती है, कैसे इनमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से ये जो सारी की सारी पवने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो प्रकार है इन पवनों का वो है स्थानीय पवन, स्थानीय पवन। ऐसी पवन जो एक क्षेत्र विशेष में, एक समय विशेष में उत्पन्न होती है, क्षेत्र विशेष में, समय विशेष में उत्पन्न होती है, अपने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है और विलुप्त हो जाती है। जब तक उनके अनुकूल दशाएं होती है तब तक वो प्रचलित होती है, जैसे ही दशाओं में परिवर्तन होता है ये विलुप्त हो जाती है। ये जो स्थानीय पवने हैं, अब इनकी उत्पत्ति हमारे पृथ्वी तल पर, ग्लोब पर कहीं पर भी हो सकती है, शीत प्रदेशों से भी हो सकती है या गर्म प्रदेशों से भी हो सकती है। तो उसके आधार पर इनकी जो स्वभाव होता है उस स्वभाव के आधार पर इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है।
एक आती है ठंडी पवन और एक आती है गर्म पवन। ठंडी पवनें कौन कौन सी है, गर्म पवनें कौन कौन सी है, किन क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, चर्चा करेंगे विस्तार से। तो ऐसे में देखा जाए तो मूल रूप से पवनों के 3 प्रकार होते हैं। स्थायी, सनातनी, प्रचलित पवनें, इसके अंतर्गत इन 4 पवनों को शामिल किया जाता है। मौसमी, सामयिक पवनें मूल रूप से 3 प्रकार की है और स्थानीय पवनें मूल रूप से ठंडी और गर्म 2 प्रकार की है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा पवनों की संख्या को शामिल किया जाता है। उनके प्रवाह क्षेत्र और प्रभाव वो सब अगले वीडियो में उनके ऊपर चर्चा करें। बारी बारी से बात करते हैं एक एक की। तो सबसे पहले लेते हैं स्थायी, सनातनी, प्रचलित, ग्रहीय या भूमंडलीय पवन। ये वो पवनें हैं जिनकी साल भर दिशा एक रहती है और ऐसे में मैं ये कह सकता हूं कि पृथ्वी पर जो वायुदाब पेटियां हैं 7, कुछ उच्च वायुदाब की पेटियां थी, कुछ निम्न दाब की पेटियां थी। स्थिति क्या है वो पिछले वीडियो में आप देखिए, उसमें मिलेगा। तो उन वायुदाब पेटियों के कारण पृथ्वी पर जो पवनें चलती हैं, उन्हीं पवनों को इस सनातनी, स्थायी या प्रचलित पवनों में शामिल किया जाता है। अब ये कौन कौन सी होती है, तो इसकी बात करें तो ये पहली पवन है व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन इस डायग्राम में देखिए, इधर ये वायुदाब की पेटियां है। पहली वायुदाब की पेटी ये है जिसे नाम दिया जाता है विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी विस्तार होता है दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच निम्न दाब पाया जाता है। कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत होती है, तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होता है तो वायु गर्म होगी, हल्की होगी, हल्की होकर सवैन तरंग के रूप में ऊपर उठती है। तापीय कारणों से इस वायुदाब पेटी की उत्पत्ति हुई है, तो तापजन्य वायुदाब पेटियों में इसे शामिल किया जाता है। इस विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी के दोनों ओर, दोनों गोलार्धों में जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है उत्तरी गोलार्ध में, 30 से 35 डिग्री अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध में, यहां पर जो वायुदाब पेटी पाई जाती है वो है उपोषण उच्च दाब पेटी। उपोषण उच्च दाब पेटी, यहां वायुदाब अधिक होता है, यहां वायुदाब कम होता है। पिछले वीडियो में हमने दाब प्रवणता की बात की थी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती है। तो निश्चित रूप से यहां पर भी इस उपोषण उच्च दाब से इस विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर पवनें चलती है और ये जो पवनें चलती हैं इसी पवन को नाम दे दिया जाता है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स। इसी पवन को नाम दिया जाता है व्यापारिक पवन। तो सीधा कह सकते हैं कि इसकी अगर मूल विशेषताओं की बात करें तो उपोषण उच्च दाब से, उपोषण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर, पेटी की ओर चलती है। ये जो पवनें हैं कहां से कहां चलती है, उपोषण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है। अब इन पवनों की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है इनकी दिशा, और कॉम्पिटिशन में भी दिशा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनकी दिशा अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो ये चल रही है इस उपोषण उच्च दाब से इस विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि ये जो पवनें हैं ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम की ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो ध्यान रखने की बात है, उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। हालांकि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो पौने है ना, वो समदाब रेखाओं के समकोण पर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, समदाब रेखाओं के समकोण पर। ऐसे में ये पौने भी ऐसे चलने चाहिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इधर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, लेकिन इनकी दिशा तो अलग है। तो इस दिशा के पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है पृथ्वी की जो रोटेशन गति है, घूर्णन गति है, उस घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिसके अनुसार फेरल का नियम प्रतिपादित किया गया है, उस नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में ये पौने हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। जैसे ये अगर देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में इस उपोषण उच्च दाब से इस विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर ये पौने आती है सीधी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं ओर मुड़ रही है। तो इनकी ये जो दिशा बनी हुई है, ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, कोरियोलिस बल के कारण बनी है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। एक चीज का और ध्यान रखना कि कोरियोलिस बल जो है ना, वो ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकतम होता है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निम्नतम होता है। भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है और ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिकतम। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, कोरियोलिस बल का प्रभाव बढ़ता जाता है। ये जो व्यापारिक पौने हैं, इनका नामकरण क्यों हुआ? प्राचीन काल में पालदार, जलयान, इन्हीं पौनों के कारण आगे बढ़ते थे। यानी ये पौने पूर्व समय में व्यापारिक गतिविधियों में सहयोगी थी और उसी कारण इन पौनों को नाम दिया गया है व्यापारिक पौने। ये जो व्यापारिक पौने हैं, उपोषण उच्चदाब क्षेत्र से आती है और उपोषण उच्चदाब पेटी के अंदर प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। प्रति चक्रवातीय दशाओं के कारण मौसम शुष्क होता है, तो ऐसे में इन पौनों के अंदर आर्द्रता या नमी नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे जैसे ये पूर्व की ओर आती है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, विषुवत रेखा की ओर जाती है, तो मार्ग से, जलीय क्षेत्रों से ये पौने नमी या आर्द्रता ग्रहण करती है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ये गर्म पौने अधिक तापमान के कारण हल्की होकर ऊपर उठती है संवहन तरंगों के रूप में और वर्षा करती है। यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों में चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है, जबकि उपोषण उच्च दाब क्षेत्र में प्रति चक्रवातीय दशाएं पाई जाती है। दूसरा कि अगर आप देखें कि ये जो व्यापारिक पौने हैं, ये दक्षिण पूर्व से या उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है, तो ऐसे में ये पौने जलीय क्षेत्र को पार कर, महासागरों को पार कर महाद्वीपों के पूर्वी तट पर टकराएंगे। तो इन पौनों के कारण महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा होती है। पूर्वी तटों पर वर्षा होती है, यह भी ध्यान रखना। वर्षा होती है।
यही व्यापारिक पौने जो है वो विषुवत रेखा पर चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न करती है, तो ऐसे में ये अपनी व्यापारिक पहली पवन है जो स्थायी सनातनी या प्रचलित पवनों के अंतर्गत आती है। अब दूसरी बात करें दूसरी पवन की, तो दूसरी पवन के अंतर्गत जो पवन आती है वो है पछुआ पवन। इस पछुआ पवन की अगर बात करें तो ये पछुआ पवन जो है ना वो इस ग्लोब पर अगर देखें, इस डायग्राम में अगर देखें तो यहां देखिए ये उपोषण उच्च दाब पेटी है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में। इससे और अगर ध्रुवों की ओर जाता है तो यहां 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में वायुदाब पेटी आती है और नाम होता है इसे इसका उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, दोनों गोलार्धों में। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, स्वाभाविक सी बात है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चल रही है, तो जब इस उपोषण उच्च दाब से विषुवत रेखा की तरफ व्यापारिक पवनें चलती है तो इस उपोषण उच्च दाब से इस उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर भी पवनें चलती है और उन्हीं पवनों को नाम दे दिया जाता है पछुआ पवन। ये जो पछुआ पवनें हैं इनकी दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो पछुआ पवनें हैं ये व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत दिशा में चलती है। अगर आपने व्यापारिक पवनों की दिशा कंफर्म कर ली दोनों गोलार्धों में तो शेष पवनों की दिशा अपने आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पछुआ पवनों की जो दिशा होती है वो इनके ठीक विपरीत हो जाती है दोनों गोलार्धों। तो बात करते हैं इसकी और कुछ विशेषताओं की। जैसे ये जो पछुआ पवनें हैं ये चलती कहां से कहां है, उपोषण उच्च दाब से, उपोषण उच्च दाब से विषुवत उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर, निम्न दाब पेटी की ओर। ये इनकी पहली विशेषता कि उपोषण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर जो पवनें चलती है कौन सी होती है, पछुआ पवनें होती है। दूसरी इनकी विशेषता कि ये जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इनकी जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पूर्व की ओर, जो कि व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत है। ये जो पछुआ पवनें हैं
इन पछुआ पवनों की दिशा जैसे हो गई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तो इनका जो प्रवाह क्षेत्र होता है 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, 30 से ये 65 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पवनें चलती हैं दोनों गोलार्धों में, अक्षांशों के मध्य। तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ये जो पवनें हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर लाती है, पूर्व की ओर लेकर जाती है, लेकर जाती है। तो ऐसे में इन पवनों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्ष भर वर्षा होती है, वर्षा होती है। तो ध्यान रखें कि पछुआ पवनों के कारण हमारी इस पृथ्वी तल पर स्थित जितने भी महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों पर 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्ष भर वर्षा होती है। तो वर्षा कराने में सहायक होती है। समुद्र को पार करके जैसे ही तटवर्ती भाग में आती है, इन पवनों के मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध आता है और उसके कारण वर्षा होती है। यानी ये कहूं कि ये पवने यूरोपीय जलवायु के लिए उत्तरदायी है, यूरोप तुल्य जलवायु के लिए उत्तरदायी है। इन्हीं पवनों की अगर और बात करें तो ये जो पवने हैं उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है कि स्थलीय विस्तार अधिक है, जल का विस्तार कम है। तो ऐसे में उत्तरी गोलार्ध में ये पवने जब चलती है थोड़ी इनकी गति है वो धीमी होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्योंकि जल का विस्तार अधिक है, 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में ये पवने चलती है। तो ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध में इनके मार्ग में अवरोध कम होता है, और इसी कारण जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों का अक्षांशीय विस्तार आगे बढ़ता है, इन पवनों की गति भी तीव्रता से बढ़ जाती है, जहां से आपके कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन भी उत्पन्न होते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में इन पछुआ पवनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन पवनों को गरजता चालीसा कहा जाता है, गरजता चालीसा। गति इनकी बढ़ जाती है अवरोध के अभाव के कारण। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय क्षेत्र अधिक है, पर्वतों का, पठारों का, मानव निर्मित भवनों का या फिर वनों का अवरोध जो है इनके मार्ग में अधिक आता है, और इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ये धीमी गति से चलती है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इनकी गति अधिक होती है, और इसी कारण 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनको नाम दिया जाता है गरजता चालीसा। ऐसे ही अगर और बात करें तो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनको भयंकर या प्रचंड पचासा कहा जाता है, पचासा कहा जाता है। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, क्योंकि वहां अवरोध बिल्कुल कम हो जाता है, तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें चीखता साठा कहा जाता है, चीखता साठा कहा जाता है। तीनों के तीनों बिंदु एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। गरजता चालीसा का प्रवाह किन अक्षांशों पर होता है? 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। भयंकर या प्रचंड 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। चीखता साठा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। यानी इसमें उत्तरी गोलार्ध का कहीं नाम नहीं आएगा।
तो दूसरी जो पवन आती है वो आती है पछुआ पवन। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरी पवन की, तो तीसरी पवन आती है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन, ये जो ध्रुवीय पवन है, ये अगर इस डायग्राम में अगर देखें तो ये है आपके ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी, दोनों गोलार्धों में 85 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में ध्रुवीय उच्च दाब पेटी है। उच्च वायुदाब पाया जाता है, तापमान की कमी के कारण उच्च वायुदाब होता है, तो तापीय पेटी है, ताप जनित वायुदाब पेटी है। इस ध्रुवीय उच्च दाब से इस उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में पवनें चलती है और उन्हीं पवनों को नाम दे दिया जाता है ध्रुवीय पवनें। ये जो ध्रुवीय पवनें हैं, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में होती है व्यापारिक पवनों के समान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये इनकी दिशा होती है। तो अगर पवनों की दिशा को लेकर देखें तो बहुत आसान है। अगर व्यापारिक पवनों की दोनों गोलार्धों की दिशा आपको क्लियर है तो अन्य पवनों की दिशा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि व्यापारिक और ध्रुवीय पवनों की दिशा तो दोनों गोलार्धों में कॉमन है, और ध्रुवीय जो पछुआ पवने हैं इनकी दिशा इस व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत कर दो दोनों गोलार्धों में, तो इनकी भी आपके क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे में ध्रुवीय पवने जो है वो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलती है। एक तो इनकी स्थिति हो गई कि ध्रुवीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर, या ये कहूं कि 85 से 90 डिग्री अक्षांश से दोनों गोलार्धों में 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य चलती है, मध्य। इनकी दिशा जो है वो व्यापारिक पवनों के समान होती है, व्यापारिक पवनों के समान। उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो दिशा रहेगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। तो ये आपकी स्थायी सनातनी प्रचलित ग्रहीय पवने हैं, मूल रूप से 3। अब बात करते हैं चौथी पवन की, और जो चौथी पवन है इसे नाम दिया जाता है विषुवत रेखीय पछुआ पवन। पछुआ पवन, इस पवन की अगर बात करें तो यहां देखिए, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये विषुवत रेखा है। इस विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच ये एक वायुदाब पेटी पाई जाती है, और इसका जो नाम होता है वो है आपके विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी।
मूल रूप से तो ये जो विषुवत रेखीय पेटी है, यहाँ की विशेषता क्या है कि दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पौने इस पेटी में आकर एक दूसरे से मिलती है और यहाँ आकर वो पौने गर्म होकर, हल्की होकर संवहन तरंग के रूप में ऊपर उठ जाती है। तो ऐसे में क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है और इसी कारण इस दाब पेटी को एक नाम दिया जाता है डोलड्रम या शांत पेटी। डोलड्रम या शांत पेटी। लेकिन फ्लोन महोदय का यह मानना है, फ्लोन महोदय का यह मानना है कि इस वायुदाब पेटी के अंदर दोनों गोलार्धों की जो व्यापारिक पौने आकर मिलती है, उन व्यापारिक पौनों का कुछ भाग जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर इस दिशा में धीमी गति से चलता है। इस दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धीमी गति से कुछ पौने चलती हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दे दिया विषुवत रेखीय पछुआ पवन। विषुवत रेखीय पछुआ पवन। अब ये जो विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं वो चल कहां रही है? विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी में। और ये जो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी है, ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापित होती रहती है। कभी उत्तर की ओर चली जाती है, कभी दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाती है। तो जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होता है, यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो ये जो वायुदाब पेटी है ये स्थापित हो जाती है भारत के लगभग मध्यवर्ती भाग में। और ऐसे में ये जो पवनें चलेंगी, विषुवत रेखीय पछुआ पवन जो है ये चलेंगी भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर। और फ्लोन का ये मानना है कि ये ही जो पश्चिम से पूर्व की ओर विषुवत रेखीय पछुआ पवनें हैं वो भारत में चलती है, तो उससे मानसून का आगमन होता है। मानसून का आगमन होता है, यानी मानसूनी वर्षा है वो भारत में प्रारंभ होती है। तो भारत में वर्षा कराने वाली मानसूनी पवनों में इन विषुवत रेखीय पछुआ पवनों का विशेष योगदान है फ्लोन के अनुसार। इस मानसून से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें एक सिद्धांत इसका भी है, फ्लोन का भी है, उसमें इसको विस्तार से समझेंगे। तो इस प्रकार से अपने इस ग्लोब पर ये कुछ पवनें हैं जिनकी साल भर दिशा एक समान रहती है। ऋतु परिवर्तन का इनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, इनकी दिशा पर विशेष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ऋतु परिवर्तन के साथ इनका विस्तार बदलता है, अक्षांशीय विस्तार कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, क्योंकि वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होता है। और उसी वायुदाब पेटियों में स्थानांतरण के कारण पवन पेटियों का भी स्थानांतरण होता है, और उस पवन पेटियों के स्थानांतरण से एक विशेष प्रकार की विशेष जलवायु की उत्पत्ति होती है, जिसे हम नाम देते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है उसकी उत्पत्ति के पीछे इन स्थायी पवनों का ही योगदान है। वो कैसे? जब उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो सभी वायुदाब पेटियां 5 डिग्री उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है। ऐसे में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में उपोषण उच्च दाब की पेटी का विस्तार होगा और वहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव अधिक होता है। और व्यापारिक पवनें उपोषण उच्च दाब क्षेत्र में शुष्क होती है प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण। तो ऐसे में इन अक्षांशों के बीच में बरसात नहीं होती ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आती है
तो उस शीत ऋतु के समय ये जो वायुदाब पेटी है, उपोषण उच्चदाब पेटी है, इसका विस्तार हो जाता है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और यहां पर पछुआ पवनों का प्रभाव चालू हो जाता है। पछुआ पवनों का प्रभाव चालू हो जाता है व्यापारिक पवनों के स्थान पर। ये पछुआ पवनें जो है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ऐसे चलती है। तो ऐसे में पृथ्वी पर सभी महाद्वीपों पर 30 से 40 डिग्री अक्षांश के दौरान पछुआ पवनों के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है। गर्मियों में यहां पर वर्षा नहीं होती, ध्यान रहे, दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों पर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर सिर्फ शीत ऋतु में वर्षा होती है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में, और ऐसे में इस क्षेत्र को नाम दिया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो विशेष प्रकार की जलवायु की उत्पत्ति के लिए भी इन पछुआ पवनों का योगदान होता है। ये थी अपने सनातनी स्थायी या प्रचलित पवनें। अगले वीडियो में और पवनों की बात करेंगे। उससे पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद।